कर दो। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंट करंट। देखिए तो पहला जैसे इसका नाम है अकाउंट करंट। अब ये टॉपिक में ऐसा उठाया जो कि आपके लेवल 12 में नहीं था। सेकंड पहले एवरेज यूनिट में नहीं था। बाकी जो भी टॉपिक्स लाए मोस्टली मैंने वो पहले थे 11 12 में, वो ठीक है, आपको ढंग से आपने पढ़ा नहीं। जनरल एंट्री, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस सब। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके लेवल 12 में नहीं है, ढंग से पढ़ना आराम से। बहुत सिंपल टॉपिक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। पहले जो इसका नाम है अकाउंट करंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं करंट अकाउंट से। पार्टनरशिप में जो करंट अकाउंट होता है, सुना है कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और पार्टनरशिप, उससे 1% भी लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। तो अकाउंट करंट इज नॉट इक्वल टू करंट अकाउंट। फिर ये है क्या? तो इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो राम ने श्याम को बेचा, गुड्स सेल करे, कितने रुपए के? 50,000 रुपए के। कब दिए? 10 अप्रैल को, और 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए उधार, क्रेडिट। तो पैसे कब आएंगे? राम ने श्याम को गुड्स सेल करे 50,000, 2 मंथ्स के लिए क्रेडिट, तो पैसे कब आएंगे बताइए? 13 जून। नहीं, इसमें ही नहीं होता, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, ग्रेस पीरियड। सिंपल सेल परचेज में ग्रेस 10 जून को आएंगे, ठीक है। तो पैसे आने चाहिए, इसकी ड्यू डेट है 10 जून। अगर श्याम जो है 10 जून से पहले पेमेंट करता है तो क्या दिया जाएगा उसको? डिस्काउंट। और 10 जून से लेट करेगा तो इंटरेस्ट। ये पढ़ चुके हैं पहले, जनरल एंट्री से चल रहा है और बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा आपने। जल्दी पेमेंट पर डिस्काउंट, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। ऐसे ही होगा ना, 10 जून से पहले पैसे आएंगे तो उसको डिस्काउंट देंगे, और 10 जून से लेट आएंगे तो क्या लगा देंगे? इंटरेस्ट लगा देंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होती है। राम ने इसको सेल किया गुड्स 20,000 का, कब सेल किया? 25 अप्रैल को, मान लो 3 मंथ्स के लिए। फिर उसको बेचा 10,000 का, कब बेचा? 5 मई को, मान लो 2 मंथ्स के लिए। और बीच में श्याम भी इसको सेल कर रहा है गुड्स 30,000 रुपए की, कब कर रहा है? 28 अप्रैल को, 3 मंथ्स के लिए। बीच में थोड़ा बहुत कैश भी दे रहा है, उसने 10,000 रुपए कैश भी दे दिया। अब ऐसे केस में इंटरेस्ट निकालना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, जहां दोनों एक दूसरे को सेल कर रहे हैं। वैसे एवरेज यूनिट में मैंने करवाया भी था एक क्वेश्चन, जहां दोनों एक दूसरे को सेल कर रहे हैं, तो मैंने कहा था जो पैसे कम है वो माइनस में ले लो, याद आया? जो ज्यादा है वो प्लस में ले लो, जो कम है माइनस में ले लो। एक एवरेज यूनिट निकालो और उस पे इंटरेस्ट निकालो। तो वो मेथड तो है ही है। इसका एक मेथड और भी इंटरेस्ट निकालने का, जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे, अकाउंट करंट, ठीक है। सेम पॉइंट सेम है। राम और श्याम दोनों एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगल वे नहीं होगा, बोथ वे होगा। और मतलब कभी पैसे आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई आपस में मैच भी नहीं हो रहा। 50,000 में जा रहे हैं, 30,000 में जा रहे हैं गुड्स, फिर कभी कैश 20 आ रहा है, कभी 30 आ रहा है। मतलब पैसे गुड्स भी सेल होते रहते हैं, परचेज भी कर रहे हो। अच्छा, परचेज कैसे कर रहे हो? आप अपने कस्टमर को सेल करोगे, परचेज क्यों करोगे? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कब होता है? एक ही बंदे को सेल और परचेज कब कर सकते हो? नहीं, आप उसी या तो सेल करोगे या परचेज करोगे एक पर्सन से। दोनों कैसे हो सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? उसकी भी कोई मतलब होगी, दोनों का बिजनेस। मैं बताता हूँ, सेम बिजनेस है दोनों का। सेम बिजनेस में क्या होता है, आप कई बार मार्केट जाते हो एज ए सिंपल कस्टमर, तो दुकानदार नहीं बोलता ये सामान थोड़ी देर बैठो गोदाम से मंगवाते हैं। वो गोदाम कुछ नहीं होता, पड़ोसी से लेके हमको बेच देते हैं, ठीक है। गोदाम कुछ नहीं होता। कल ही हम एसी लेकर आए हैं, तो उसने भी बोला गोदाम से उठा लेना मेरे, तो गोदाम से उठाया, वो अलग ही शॉप थी, ठीक है ना। तो गोदाम कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जिसके पास सामान है उसका डिटेल सबके पास होती है, और जिसके पास नहीं है वो उसे ले लेता है। कभी मेरे पास है, मेरे जो पड़ोसी है सेम बिजनेस में, उसने मुझसे ले लिया। उसके पास कस्टमर को खाली आदमी बेचता, कस्टमर को बिठा लेते हैं, वही रुको सामान अभी मिल जाएगा थोड़ी देर, गोदाम से आ रहा है। तो सेम बिजनेस में एक दूसरे से सेल परचेज चलती रहती है, ताकि कस्टमर को दे पाए, डिलीवर कर पाए सामान, ठीक है ना। तो इसको इंटरेस्ट निकालना थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। इसमें एक मेथड हमने पढ़ा था, एवरेज यूनिट मेथड, जो टॉपिक हमने किया था। अब सेकंड मेथड अकाउंट करंट मेथड। अकाउंट करंट बनाकर भी आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। और फिर यहाँ पर एक काम और भी है, एवरेज यूनिट में तो आपने खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपको उसकी एंट्री भी करनी है। अब इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? मेनली यहाँ पर जो है
इसका ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ड्यू, कितना इंटरेस्ट ड्यू है। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी। तो यहां बात करते हैं, अगर आपको लेना है, मान लो राम ने श्याम से इंटरेस्ट लेना है, एल मतलब लेना, डी मतलब देना, तो मैंने ये अज्यूम किया अपने आप का राम मान लो, आप राम हो, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगा, ड्यू की एंट्री। मान लो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं 1000 रुपए, भाई 1000 रुपए का इंटरेस्ट राम ने श्याम से लेना है। अब कैलकुलेशन कैसे भी करो, चाहे एवरेज मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर सेम आता है, मैं करके दिखा दूंगा। अब उसकी जर्नल एंट्री भी करनी है, अकाउंट बनाना है, उसमें एंट्री भी करनी है। बताओ, ये कराई हुई मैंने आपको बेसिक जर्नल एंट्री में, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, राम ने श्याम से इंटरेस्ट लेना है, क्या एंट्री होनी चाहिए, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, नहीं, श्याम डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल, टू इंटरेस्ट, इनकम है इसकी, डेबिट टू इंटरेस्ट करवाई थी मैंने, ठीक है। 1000 रुपए इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट राम ने लेना है तो राम के लिए इनकम है, इनकम बढ़ रहा है, और श्याम से लेना है, डेटर बना दिया, उस अभी मिल जाता तो कैश टू इंटरेस्ट, लाइक सेल करते हो कैश में तो कैश टू सेल, और क्रेडिट पे सेल करते हो डेटर पे सेल, वैसे ही। और अगर देना है श्याम को, देना भी हो सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से सेल परचेस कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, इंटरेस्ट टू श्याम, बिल्कुल ठीक है। 1000 समझ आ गया, लेना है तो श्याम टू इंटरेस्ट, देना है तो इंटरेस्ट टू श्याम, खर्चा है, रूल वही है आपका। यहाँ पे देखो एसेट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, बेसिक जर्नल एंट्री जो मैंने कराई थी फर्स्ट क्लास में, खर्चा है और लायबिलिटी है, देना है तो लायबिलिटी भी बढ़ रही है, सिंपल। इस एंट्री को मैच कर सकते हो डेबिट टू सेल से, उस एंट्री को मैच कर सकते हो परचेज टू क्रेडिटर, परचेज खर्चा क्रेडिट लायबिलिटी, सेम ऐसे इजी। अब सिर्फ रह गया फॉर्मेट, इसके आपके जो है 3 मेथड्स होते हैं। एवरेज यूनिट में तो एक ही मेथड होता था इंटरेस्ट निकालने का, यहाँ पे इसका जो पूरा अकाउंट बनता है कैलकुलेशन का, अकाउंट में एंट्री में डालनी है, इंटरेस्ट भी निकलेगा। तो यहाँ पे 3 मेथड होते हैं, इंटरेस्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड या इंडिविजुअल मेथड, ऐसे करते हैं। प्रोडक्ट मेथड, बैलेंस मेथड, अकाउंट करंट कैलकुलेट करने के, जो अकाउंट बनाने के लिए प्रेजेंटेशन के 3 तरीके आपके अकाउंट मेथड्स हैं, तीनों सीखने हैं, इंडिविजुअल मेथड्स, प्रोडक्ट मेथड एंड बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे अगर आप एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर लेते हो, आंसर सेम आता है और चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, लेवल 1, लेवल 2, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बट ये है कि आपको 3 मेथड आने चाहिए और कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। पढ़ो एक बार थ्योरी इसकी पूरा, मीनिंग ऑफ अकाउंट करंट पढ़िए। अकाउंट करंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट करंट इज ए स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए लेजर अकाउंट, इसे स्टेटमेंट है लेजर अकाउंट की शेप में, मतलब टी शेप में आपको बनाना है, लेजर से लेजर अकाउंट बनाते हो, शोइंग द ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, डेट वाइज, जो लेजर में हम पोस्टिंग करेंगे वो डेट वाइज करेंगे, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती है, टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो आपको एक कॉलम अमाउंट का बनाना है, एक कॉलम इंटरेस्ट का भी बनाना है। लेजर ऐसे बनाना है कि एक कॉलम अमाउंट का हो, जैसे डबल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो एक कॉलम इंटरेस्ट का भी होगा, एक कॉलम अमाउंट का भी होगा। इंटरेस्ट कॉलम ऑन प्योरली ऑन मेमोरेंडम बेसिस, नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री। अब ये बात करें कौन बनाता है इसको, एनी ऑफ द 2 पार्टीज कैन प्रिपेयर अकाउंट करंट, बट यूजुअली डन बाय, यूजुअली सेंट बाय बैंकर टू कस्टमर एंड सप्लायर टू कस्टमर, लेंडर टू बोरोअर, एजेंट टू प्रिंसिपल। वैसे कोई भी, जैसे राम और श्याम है, कोई भी बना सकता है, बट जनरली कौन बनाता है, जिसने पैसे ज्यादा लेने होते हैं। मान लो राम ने सेल करा 4 बार और श्याम ने एक ही बार सेल किया उसको, तो ज्यादा जिसने पैसे लेने वो बना, उसको जल्दी होती है पैसे लेने की, जनरली वही बनाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, बैंकर बनाता है कस्टमर के लिए, सप्लायर बनाता है कस्टमर के लिए, लेंडर बोरोअर के लिए, एजेंट प्रिंसिपल के लिए। हेडिंग क्या होगी इसकी,
द हेडिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रिटन एज y इन अकाउंट करंट विद x। अगर x बना रहा है और अगर y बना रहा है तो x इन अकाउंट करंट विद y। समझ में आया? इसका जो नाम होगा, अगर सिंपल अकाउंट की बात करें, राम की बुक्स में श्याम अकाउंट बनता है और श्याम की बुक्स में राम अकाउंट बनता है। बट करंट अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा? अगर राम बना रहा है, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, अगर राम बना रहा है तो उसका नाम होगा श्याम इन अकाउंट करंट विद राम। और अगर श्याम बना रहा है तो क्या नाम होगा? राम इन अकाउंट करंट विद श्याम। ठीक है, ये नाम आपको देने हैं यहाँ पे। बनाने के 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल्स, जो मैंने बोल दिया इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअल मेथड विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, जिसको मैंने शॉर्ट में बोल दिया प्रोडक्ट मेथड, बाय मींस ऑफ बैलेंस, जिसको मैंने शॉर्ट में बोल दिया बैलेंस मेथड। तो 3 मेथड्स हैं। अब पेपर में कौन सा मेथड फॉलो करना है? वैसे तो दिया होता है पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर मेथड बाय इंटरेस्ट मेथड से करो, प्रोडक्ट मेथड से करो या बैलेंस मेथड से करो। साइलेंट है तो कौन सा आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा? आंसर सेम आता है, टिक करो प्रोडक्ट मेथड, टिक करिए, टिक करो प्रोडक्ट मेथड जल्दी से। ये पीडीएफ कहां से मिला आपको? पिक्चर ले ली। प्रोडक्ट मेथड को टिक करो। क्वेश्चन साइलेंट है, हमें प्रोडक्ट मेथड आपको लगाना है। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरी है रेट इंटरेस्ट, बहुत इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। रेट इंटरेस्ट की जो थ्योरी है ये अभी समझ में नहीं आएगी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझा पाऊंगा इसको बेटर तरीके से, बट पेपर में आती है और मेरे टेस्ट में भी आएगी, पहले बता रहा हूं। क्या कैसे इसका इंपॉर्टेंट लिख लो, रेटिंग इंटरेस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका थ्योरी का, और कोई थ्योरी इसमें है ही नहीं। इस चैप्टर में एक ही थ्योरी क्वेश्चन है, रेट इन इंटरेस्ट का मीनिंग बताओ, मीनिंग ऑफ रेटिंग इंटरेस्ट। तो मैं थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, बीच में समझा दूंगा इसको, बट अभी इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, पेपर में भी आती है और मेरे टेस्ट में भी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बातें नहीं, उसका ध्यान दो। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, ये जो डिटेल्स है, मेक अप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय x टू y। अकाउंट करंट बनाओ जो x y को बनाकर देगा। तो इसका नाम क्या रखेंगे? इसका x बना के देगा y को, क्या नाम रखेंगे इसका? y इन अकाउंट करंट विद x। कब बना रहा है? ऑन कब बना रहा है? 31 दिसंबर 2000। इस डेट को ब्लॉक बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, इसको ब्लॉक बना दो। 31 दिसंबर 2020 को डब्बा बना दो। हो गया? चलिए, टेकिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट भी आपको दिया हुआ है 12%। पहला पॉइंट, 1 जुलाई को बैलेंस ओइंग बाय y। अब अपने आप को आप जो बना रहे हैं वो मान लो, यहाँ पे x बना रहा है तो अपने आप को x मानना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा एंट्रीज। अपने आप को आप x मान लो। ठीक है, अब जो ये पहला पॉइंट है बैलेंस ओइंग बाय y, y से लेना है y को देना है। लैंग्वेज से क्या लग रहा है? बैलेंस ओइंग बाय y, आप x हो, y से लेना है y को देना है। कितने बच्चे बोलते हैं लेना है? हाथ खड़ा करो। लेना है। कितने बच्चे बोलते हैं देना है? हाथ खड़ा करो। 3 बच्चे। क्यों? एक तो ध्यान ही नहीं, क्लास में ध्यान नहीं है ना, खाने में ध्यान रहता है, बस खाई जा रही है। पतासी वाला नहीं है, याद करिए। ये गा रहे पूरी वीडियो में खाते खाते, बाकी सब तो साइड, बाकी सब तो वो लग रहे साइड हीरो हीरोइन। क्या कह रहे? हाँ पूरी वीडियो पहले रुक गई। सर इसमें ना तो ये चम्मच का है कि वो दोनों ही आ गई इसकी। आज मैंने वीडियो में बात क्लियर हो जाएगी। बैलेंस ओइंग बाय y, ये पैसे लेने कैसे? पूरा कंप्लीट करो। बैलेंस ओइंग बाय y 2x, इसकी पूरी लैंग्वेज ऐसे निकल के आती है। बैलेंस ओइंग बाय y 2x, तो ये पैसे x को देने हैं y ने, और अगर आप x हो तो ये पैसे लेना है। गौरव का सही आंसर, ये पैसा लेना है, देना नहीं है। और यही अगर आपकी पहली एंट्री गलत हो गई, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेना है, इसका सही आंसर है। हाँ, ये पैसा लेना है। कैसे सर? ओइंग बाय y। ओइंग बाय y 2x, ओइंग बाय y 2x, इसकी पूरी लैंग्वेज ऐसे बनती है।
तो y ने x को देना है, अगर आप x हो तो आपने पैसा लेना है। यहाँ x बनाना है ना, इसकी पूरी तो दे नहीं रखी। पूरी समझनी पड़ेगी इंग्लिश में, कई बार शॉर्ट में अगर फिर ऐसे उल्टा होता तो फिर कैसे समझते? owing to y होता, owing to y तब देना हो जाता, ठीक है, owing to y देना हो जाता। goods sold to y, ये पैसा लेना देना, goods sold to y ये देना है। देना है, लेना है। सेल किया है, सेल करेंगे तो सेल करेंगे तो मिलेगा। अच्छा, मिलेगा सेल। लेना। हाँ। गुड्स परचेज फ्रॉम y, गुड्स परचेज फ्रॉम y देना है। लेना है, परचेज किया है, हाँ सॉरी देना है, ये परचेज देना है। कैश पेड टू y, ये तो दे दिया, कैश दे दिया। x, ध्यान से देखो लास्ट पॉइंट, x एक्सेप्टेड y ड्राफ्ट, तो यहाँ ड्राफ्ट का मतलब 3 मंथ्स का ड्राफ्ट है, तो ये चेक की बात नहीं कर रहे, 3 मंथ्स का ड्राफ्ट मतलब BRBP की बात हो रही है। कोई भी वर्ड, कई बार वर्ड्स लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, साफ साफ नहीं बोलता एक्सेप्टेंसेस या बीपी बिल्स पेबल। ड्राफ्ट उसने एक्सेप्ट किया 3 महीने का, तो ये बीपी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, और एक्स ने एक्सेप्ट किया है तो एक्स के लिए बीपी होगा, ये बिल्स पेबल 3 महीने बाद पैसे देगा। इस चीज को, इस ड्राफ्ट क्या होता है, बिल ऑफ फॉर्मेट होता है, मैंने उस चैप्टर में बताया था, बिल ऑफ शेड्स का एक फॉर्मेट होता है, पे टू मी और टू माय ऑर्डर दिस सम ऑफ मनी आफ्टर 3 मंथ्स। तो वो जो ड्राफ्ट क्यों बोल रहे हैं, जो एक फॉर्मेट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता तो उसको ड्राफ्ट ही बोलते हैं, जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको बीआरबीपी बोलते हैं, ठीक है। क्या एक्स के लिए, एक्स ने एक्सेप्ट किया है, बीपी है, जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस देने वाला बीपी होता है, जिसको जो ड्रॉ करता है उसको ड्रॉअर होता है, उसके लिए बीआर होता है। आप लेट आए थे, बैकअप में होगा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मुझे पता है। मिस्टर वाई एक्सेप्टेड एक्स ड्राफ्ट, तो एक्स के लिए क्या होगा ये बीआर। अब वाई ने एक्सेप्ट किया इन फेवर ऑफ एक्स, तो एक्स के लिए बीआर हो जाएगा, पैसा मिलेगा इसको, बीआर हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर सेम क्वेश्चन आता एवरेज ड्यू डेट में तो आप कर लेते, जो आप बस सिर्फ उसमें ये देखना होता कि पैसे लेने वाले ज्यादा है या देने वाले ज्यादा है, जो ज्यादा है वो प्लस में लेना है, जो कम है वो माइनस में लेना है, और एक एवरेज ड्यू डेट निकल जाएगी, इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी निकालना है 3, और उसकी एंट्री भी करनी है, प्रॉपर अकाउंट बनाना है, तो यहाँ खाली बोलेंगे कि एवरेज ड्यू डेट वाले मेथड से नहीं करना, इससे करना है। लिखा हुआ मेकअप एंड अकाउंट करंट। अगर एवरेज ड्यू डेट मेथड से करना हो तो लिख देता हूँ कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड, सब सब बोल देते, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन साइलेंट है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, इसमें मेथड नहीं बताया, 3 मेथड्स होते हैं, इंडिविजुअल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, बैलेंस मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, बट मैं आपको ये क्वेश्चन तीनों मेथड से कराऊंगा फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है, तीनों मेथड से करेंगे। अब मेरे साथ साथ बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दो, अकाउंट कॉपी को टेढ़ा कर लो, बड़ा सारा अकाउंट बनेगा, कई सारे कॉलम बनेंगे उसमें, तो कॉपी को समझ लो बोर्ड है, उसको हॉरिजॉन्टल कर दो और इस तरीके से बनाओ। सॉल्यूशन 1 हम कर रहे हैं पहले इंडिविजुअल मेथड से। इंटरेस्ट मेथड भी कहते हैं इसको। y इन अकाउंट करंट, नाम लिखो उसका बढ़िया सा, y इन अकाउंट करंट विद x, ये नाम होगा इसका, y इन अकाउंट करंट विद x। एज ऑन में लिखना है, एज ऑन कब की बात हो रही है, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020। सर यहाँ पे हम अकाउंट को ऐसे नहीं लिख सकते। ना यहाँ पर बोल रहा हूँ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, नेक्स्ट होगा ड्यू डेट,
डेज टिल 31 दिसंबर 2020 इंटरेस्ट नंबर्स रुपीज 1 2 3 4 6 कॉलम बनेंगे आपके क्या हुआ गूगल पे कुछ सर्च कर रही हूँ। क्या सर्च करेंगे गूगल पे नहीं सर ऐसे क्या रखा नाम है गुड मैंने पढ़ाया नहीं सर ये आपकी तारीफ कर रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा दिख रहा आपको नुकसान होना चाहिए डेज टिल इंटरेस्ट सर नहीं मानेंगे amount days till and interest ये बनाओ छोटा सा अकाउंट है इसे मैं सिंपल एंट्री डाल रहा हूँ बाद में समझाऊंगा बट सिंपल डाल रहा हूँ वो आपको ऑलरेडी आती है 1 जुलाई 2020 टू बैलेंस बीडी 2000 रुपए 30 जुलाई 2020 two sales 5,000 rupees 1st August 2020 सर ये ड्यू डेट के साइड में क्या लिखा है? days till 31st December buy purchase 9,000 1st September 2020 to cash 1,000 1st September को X ने सेट किया 1st September 2020 बातें मत करो बच्चों समझ लो BP 4,000 and 1st October 2020 by BR 7,000 then 1st October 2020 बातें मत करो बिल्कुल भी 1st October 2020 वाई ने सेट किया एक्स्ट्रा ड्राफ्ट नहीं उसका यहाँ पे वो तो इंटरेस्ट की एंट्री करनी है टू इंटरेस्ट थ्री डेज के बाद क्या करें ड्यू डेट के बाद डेज टिल 31 दिसंबर डेज टिल 31 दिसंबर यहाँ पे एंट्री होगी 31 दिसंबर 2020 and to balance CD balancing figure टोटल 3950 16 आंसर सर आपको ज़्यादा छोटा दिखता है मेरे सर पे जो दिखाई नहीं देता कौन सा फिगर दिखाई दे रहा बताओ कोई सा नहीं है बताओ ऐसी बात नहीं है सर आपको ध्यान देना चाहिए क्लास में मैक्सिमम चश्मे वाले सही बात सर मैं तो स्पेक्स भी रह गए मैं कुछ नहीं दिख रहा सब उधर 10 में से 8 बच्चों के चश्मे
4 8 9। गौरव को भी दिखता नहीं है बस चश्मे हैं तो बल्कि बेटर दिखना चाहिए। 4 आंखें आपकी। इसको भी दिखता नहीं है बस ये 4 आंखें आपकी। सिर्फ गौरव और नंदनी को नहीं है, बाकी सबके चश्मे। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आपको तो बेटर दिखना चाहिए। चश्मे वालों को तो, जो जिसकी चश्मा नहीं होता उसका फिर भी कहीं छोटा मोटा 0.25 नंबर होता है जो लगा के चश्मा। आपको तो एग्जैक्ट चश्मा तो बिल्कुल एग्जैक्ट ज्यादा बेटर क्लियर होना चाहिए। दिखाई नहीं दे रहा। सर ये दो के एक कौन हो सर हम तो जूम कर करके फोटो नहीं खींच रहे। मुस्कान ये क्या है? ये आपने काट दिया। सर ये क्या बता दिया? क्या है? पता है क्या काट दिया? गोलगप्पा। सर ये देखने से तैयारी बढ़िया है। पूरे कोचिंग में एक टॉपिक मिल गया। अब नहीं था पढ़ भाई से ये सर मुस्कान कहना चाहती है मेरे को 5 मिनट बाहर भेज दो। अरे मैं तो अभी फोन सर उनकी बात ठीक है। अरे वैसे मौसम के कुछ नोट करो। और जितना मैंने लिखा है बहुत सिंपल चीजें लिखी हैं, अभी मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं करा। यहाँ तक बताओ। हाँ अभी और होगा। और अभी आधा क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो और एंट्रीज देखो, मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो। क्योंकि इतना तो आपने 11 12 में भी किया हुआ है, जो मैंने अभी तक किया इतना तो आपने 11 12 में भी करा हुआ है। एक बात क्या मोबाइल से जूम मार रहे हो? इतना थोड़ी छोटा है। मैं स्पेक्स लाना भूल गई सर, मेरे को दिखता है ऐसे। दिखता है। आगे बैठ जाओ अंशी, मोबाइल जूम नहीं करना पड़ेगा। आगे आ जाओ। सर आप डिफरेंट लग रही है। अच्छा हमको नहीं तो कमरे पे बैठ के आता है और फिर गाड़ी में आकर बैठता है। कुछ ना कुछ ना। चुपचाप बोल देते हैं रास्ते क्वेश्चन की एंट्रीज पढ़ो और जो मैंने बोर्ड पे किया वो पढ़ो। क्वेश्चन की बहुत सिंपल एंट्रीज डाली है जो आपने 11 12 में किया हुआ है। सिंपल सेल, परचेज, कैश देना, सेल करना, परचेज करना, बीआर देना, बीपी देना, बीआर देना। चेक करो। 50 कैसे आया? ये समझा, ये तो पूरा समझाने वाला पॉइंट है इसमें। बाकी इस इंटरेस्ट 50 के अलावा पढ़ो। बाकी सारे रोहित यस सर हो गया। सारे का सारा क्वेश्चन ये 50 रुपए के इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी पढ़ लो। सिंपल। यस सर। अंशी पढ़ो क्वेश्चन और ये एंट्री जो मैंने करी है। कुछ डाउट है इसमें अभी तक? परवेशिका बताओ, कोई डाउट है? है कोई डाउट? सर इसमें मतलब जब पैसे आते हैं तो इस साइड लिखते हैं और जाते हैं तो उस साइड, ऐसे है। सिंपल। आप सेल एंट्रीज को याद, जर्नल एंट्री को याद करो। सेल कर रहे हो तो वाई टू सेल, पैसे दे रहे हो वाई टू कैश, परचेज कर रहे हो परचेज टू वाई। जर्नल एंट्री याद करो, जर्नल एंट्री याद करो। इसमें अगर वाई डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, वाई क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। सिंपल सी बात है। ये उसको कैश में इसकी एंट्री क्या थी? वाई टू कैश, वाई को पैसे दे रहे हैं बस, अच्छा हमने वाई को दिए। हमने वाई को दिए। ठीक है सर, बाकी तो हो गया इंटरेस्ट। हो गया? गौरव उस लास्ट दो दिक्कत है। इंटरेस्ट तो मैं समझाऊंगा, उसके अलावा बताओ। सर ये एक्सेल बीपीपीआर कैसे? बीपीपीआर, बीपी की एंट्री होती है अगर आप किसी को बीपी देते हो सेट करके तो दैट पर्सन डेबिट टू बीपी, क्रेडिटेड टू बीपी एंट्री होती है, क्रेडिटेड टू बीपी। और अगर आपका बीआर आता किससे? कस्टमर से। और बीपी जैसे किसको क्रेडिटर को देते हैं, कस्टमर से आता है, तो बीआर आएगा तो बीआर टू कस्टमर, तो यहाँ उसकी एंट्री होगी यहाँ पे बीआर टू वाई, वाई बीआर।
बी आर टू कस्टमर, तो कस्टमर यहाँ पे कौन है, वाई, अगर बी आर आ रहा है, और बीपी देते हैं क्रेडिटर को, क्रेडिटर टू बीपी, यहाँ पे क्रेडिटर भी वाई है, वाई टू बीपी। बीपी हमारी लायबिलिटी होती है, तो टू बी क्रेडिट ही होगा, लायबिलिटी पड़ गई। बी आर हमारा एसेट होता है, तो बाय बी आर एसेट डेबिट होगा। तो ये चैप्टर में हम और डिटेल में करेंगे, बट थोड़ा बहुत तो समझो, इतना मुश्किल नहीं है। बीआर वो एसेट होता है, आप इसे कैश की तरह मान लो, बीपी का मतलब कैसे पैसा जा रहा है, बीआर का मतलब कैसे पैसा आ रहा है, ये समझ लो। एक बीआर एसेट होता है, बीपी लायबिलिटी होती है। इट्स चेक की तरह मान लो, जैसे चेक होता है वैसे मान लो। चेक्स आपके पास आ रहे हैं, चेक्स जा रहे हैं, आप किसी को चेक दे रहे हो तो क्रेडिटर्स टू बैंक करते हो ना, तो बैंक की जगह बीपी, और चेक आ रहा है तो बैंक टू डेटर करते हो, तो उसकी जगह बीआर टू डेटर, ये समझ लो, चेक्स की तरह होता है। बस फर्क है इसमें टाइम होता है, महीने 2 महीने 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, इतना फर्क है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। रोहित क्लियर है, मुस्कान? बिल्कुल। चलो अब इधर आइए सब बच्चे, प्रवेशिका माते नहीं। अब ये सारी कहानी इसके ऊपर अटके टिक गई। ये 50 रुपए का इंटरेस्ट कैसे आया, और इसको निकालने के एक मेथड तो पहले हम सीख चुके हैं चैप्टर में, एवरेज पीरियड मेथड से भी आप कर सकते हो, यही आंसर आएगा 50 रुपए, करके देख लेना। दूसरा मेथड यहाँ पे हम कर रहे हैं इंडिविजुअल मेथड। तो ये सारे कॉलम है ना, 1 2 3, और ये 3 कॉलम, 4 5 6 कॉलम, ये सिर्फ इस 50 रुपए को निकालने का काम है। यानी अगर ये सारे, ये इतना मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन है 8 नंबर का, आपको 4 नंबर तो यहाँ मिल जाएंगे, बस आप ये निकाल पाओगे, 2 फिगर्स, 4 नंबर या 3.5 नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे, आपको समझ लो। ठीक है ना, 3-4 नंबर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ ये 50 रुपए का इंटरेस्ट कैसे आया, और 50 का आने के बाद फिर ये 3950 आया, ये तो कैलकुलेशन है। ये कैसे आया 3950? टोटल इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस था 16000 में से यार सारा माइनस कर दो, इंक्लूडिंग दिस 50 तो 395, तो बैलेंस फिगर है, ये तो हो ही जाएगा। मेन इसकी बात कर रहे हैं 50 रुपए की, ये कैसे आया। और ये 6 कॉलम है, 1 2 3 6 कॉलम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इंटरेस्ट इसकी कैलकुलेशन कर पाए। ये 50 रुपए को निकालने के लिए आप ये सारे कॉलम बना रहे हैं, और ये तो आप बचपन से कर रहे हो, 3 कॉलम तो बचपन से ही कर रहे हो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तभी मैंने पहले 3 कॉलम ही करवाए आपको। ये तो आप शुरू से, जब से आप पहले बना रहे हो 11th क्लास से, बचपन का मतलब मेरा 11th क्लास से होता है, अकाउंट्स का बचपन तो वही होता है। हाँ, आप ज्यादा बचपन में पहुंच जाना, अकाउंट्स का बचपन वही 11th क्लास से आप करते आ रहे हो। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ये 3 कॉलम करेंगे, 6 कॉलम, ये 50 रुपए निकालेंगे। अब नोटिंग बिल्कुल बंद, बोर्ड पे ध्यान देना है 10 मिनट तक, और मुझे कुछ कैलकुलेशन बतानी है। सबसे पहले इन सबकी ड्यू डेट लिखेंगे, जो पैसे शुरू में लेने हैं इसके डेट तो वही सेम रहेगी, 1 जुलाई 2020। ये पैसे लेने हैं तो इस डेट को भी लेने हैं, 1 जुलाई 2020 को भी लेने हैं, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। उसके बाद 30 जुलाई सेल किया, कितने महीने के लिए चेक करो ब्रैकेट में, सेल किया कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। क्या डेट है इसकी ड्यू डेट बताओ। कोई नोटिंग नहीं, नोटिंग करोगे चैप्टर ऊपर से जाएगा। अगले 10 मिनट 15 मिनट तक बोर्ड पे पूरा फोकस, कैलकुलेशन करने में मेरी हेल्प करो, समझने पे ध्यान दो, सिर्फ समझना है, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए क्या डेट है इसकी, 30 अगस्त 2020, ठीक है। यहाँ बताओ, कैश की तो सेम डेट होती है, कैश में कोई ड्यू डेट नहीं होती, कैश में सेम डेट ले लो। तो ओपनिंग बैलेंस की भी सेम डेट लेते हैं, अगर वो कैश तो कैश बाय कैश उसकी सेम डेट लेते हैं। बीपी दिया, बीपी की डेट कितने महीने का दिखा देखो, चेक करो। बीपी 3 महीने का, 3 मंथ्स का, तो 1 सितंबर 3 मंथ्स कितना आएगा बताइए। 1 सितंबर 3 मंथ्स, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर बोला था तो क्या बोला था, 12 बोला, अच्छा ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ग्रेस पीरियड भी लेना है। बीआरपी में 3 दिन हम क्या लेते हैं, ग्रेस पीरियड लेते हैं, तो वो 3 दिन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इतना क्या होगा पूरा 3 दिन भगवान के नाम के, ठीक है। परचेज किया, कितना टाइम है देखो ब्रैकेट में, परचेज की 1 महीना, 1 मंथ, तो 1 अगस्त का क्या होगा, 1 सितंबर 2020। और ये बीआर आ रहा है, बीआर कितना टाइम का ब्रैकेट में देखो, 3 महीने का, बीआर 3 महीने का है, क्या डेट होगी, 4 जनवरी,
4 जनवरी, बट साल बदल जाएगा, 4 जनवरी 2021 साल बदल गया, ये भी ध्यान देना आपको। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 जनवरी 2021 में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये सब डेट्स हो गई, एक कॉलम आपका पूरा हो गया ड्यू डेट वाला। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, हर डेट से आपको लेना है डेज इस डेट तक, जैसे एवरी डेट में करते थे, बेस डेट मान लेते थे, फिर ड्यू डेट को लेकर डेज टिल बेस डेट, डेज टिल बेस या डेज फ्रॉम बेस डेट वो देते थे। तो यहीं पे आपको लेना है जो ड्यू डेट्स हैं वो यहां तक कितना टाइम है, कितना डेज है, ये कैलकुलेट करना है। बताओ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं, कैलकुलेट करके बताइए। वैसे 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने दिन होते हैं, जुलाई। एक चीज और बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले चैप्टर में नहीं था। ओपनिंग बैलेंस अगर बीडी है तो हम जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं, वैसे मैंने बोला था जिससे आप शुरू कर रहे हो छोड़ दो, बाकी सब में ऐसे ही होगा। अगर आप 30 अगस्त को स्टार्ट कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी दिन काउंट करेंगे, 1 सितंबर छोड़ के बाकी दिन काउंट करेंगे, 4 दिसंबर छोड़ के रिमेनिंग डेज काउंट करेंगे, ये बताया था मैंने ड्यूरेट उसमें। बट अगर ब्रॉड डाउन बैलेंस है इस चैप्टर पे स्पेशली, उस चैप्टर में नहीं करना है, इस चैप्टर में क्यों करना है, क्योंकि सीएसयू ऐसे करते हैं, मॉड्यूल को फॉलो करना है, नंबर तभी आएंगे आपका, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस देखो, जो पैसे आपने 1 जुलाई को लेने हैं दैट मींस कि वो पिछले महीने 30 जून को भी लेने होंगे। 1 जुलाई को लिखा हुआ बैलेंस गोइंग बाय बाय से आपने पैसा लेना है 1 जुलाई को, तो वो 30 जून को भी तो लेना होगा लास्ट मंथ की क्लोजिंग में, तो ब्रॉड डाउन बैलेंस है, तो इसलिए इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं जिसमें बैलेंस बीडी हो, जिसमें बीडी। हाँ, अगर बीडी की जगह यहाँ पे लिखा होता सेल, हमने उसको बेचा होता यहाँ पे, तब जाकर आप यहाँ पे वो दिन ऐड नहीं करेंगे, छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट है तब वो काम नहीं करना, बट अगर ब्रॉड डाउन बैलेंस है, बैलेंस बीडी, तो आपको ये डेट भी इंक्लूड करना है, यानी जुलाई में आपको 31 दिन लेने हैं। नॉर्मली हम 30 डेज लेते हैं जुलाई में, रिमेनिंग डेज 1 जुलाई को छोड़ के, बट अब पूरा लेना है 31 दिन, ठीक है। अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बताओ कितने हो गए सारे, 184। और देखो ये मैंने नीचे हिंट में भी लिखा हुआ है, ऑन 1 जुलाई इज द डेट ऑफ, नीचे हिंट देखो क्वेश्चन में लास्ट में हिंट दिया हूं मैंने, 1 जुलाई इज द डेट ऑफ ब्रॉड डाउन बैलेंस एंड नॉट द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की डेट नहीं है, ब्रॉड डाउन बैलेंस की डेट है, ब्रॉड बैलेंस बीडी है, तो डेज आपको लेने हैं 184। क्लियर हो गया। पेपर में ये हिंट नहीं दिया होगा, ये आपको मैंने अभी समझाने के लिए लिख दिया, बट पेपर में हिंट में आंसर नहीं दिए होते हैं, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, 30 अगस्त से 31 दिसंबर, एक दिन तो अगस्त का हो गया, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बताइए 123, बिल्कुल ठीक है 123। 1 सितंबर से 31 दिसंबर, सितंबर में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बताइए। 123 सर, नहीं, ये बैलेंस बीडी का तो हो गया, पर जो सेल है वो तो अभी सेल जो है तो इसमें भी इंक्लूड करेंगे। नहीं, मैंने कहा करें इंक्लूड, अगस्त का नहीं किया, 30 अगस्त को छोड़ दिया मैंने, उसके 31 में एक दिन लिया, अगर 30 को इंक्लूड करता मैं 2 दिन लेता, फिर 121 आएगा, सिर्फ बैलेंस बीडी में लगा, सिर्फ बीडी में करना है। और 121 ठीक है, 121 हो गया, 121 इसका है तो इसका भी 121 होगा, सेम डेट है देखो 1 सितंबर, तो दोनों का 121 ही होगा। 4 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना होगा, 27 डेज, ठीक है। 4 दिसंबर से 31 दिसंबर, नोटिंग बिल्कुल बंद करने को बोला था मैंने, ये जो ऊपर से जाएगा टॉपिक, कुछ भी पेन को साइड में रख दो, समझने पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो। 27 दिन यहाँ पर आओ, 4 जनवरी से 31 दिसंबर कितना होगा, माइनस में लिख देंगे, कितना माइनस में लिखेंगे, 9 दिन कहां से आ गए, 4 दिन 31 दिसंबर, 4 जनवरी, अच्छा वो जगह हम दोनों किसी वाले लेते हैं, ठीक है, -4 हो गया। तो ये 2 कॉलम, आखिरी कॉलम इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट के लिए आपको 3 चीज चाहिए होते हैं, अभी आजकल सर आपको कोई इंटरेस्ट निकालना नहीं सिखा रहे, टाइम वेस्ट मनी, चलो इसीलिए थोड़ा सा मैं 1 मिनट लेता हूं बीच में। आपको पता है सीए फाउंडेशन में
जो बच्चे भी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी ध्यान से सुनना। फाउंडेशन में सबसे ज्यादा बच्चे फेल किस सब्जेक्ट में होते हैं? सबसे ज्यादा। सबसे टफ पेपर किसका आता है? 4 पेपर है, अकाउंट, मैथ, इको, लॉ। पहले अकाउंट, लॉ, इको, मैथ। मैंने मैथ लिखे तो पहले मैथ का आता है, लास्ट में इको का होता है। सबसे टफ पेपर किसका आता है जो पूरा ही नहीं होता किसी बच्चे का? नहीं, मैथ का सबसे टफ। आपको मालूम है जो बच्चे अटेम्प्ट करके आते हैं, किसी का 50 का होता है, किसी का 55 होता है, किसी का 45 होता है, किसी का हद से कोई 70 कर गया। मैं बात कर रहा हूँ पास्ट एक्सपीरियंस की। अगर आप टॉपर रहे हो मैथ में तो आप 80 का कराओगे। सीए का पेपर आप 100 मार्क्स का नहीं कर सकते अनलेस यू आर एलियन। बहुत खतरनाक पेपर आता है। और वही खतरनाक क्यों होता है, मैं आपको बताया था वो रेशियो 50 इजी, 30-20, 30 मीडियम। बट मैथ में वो अप्लाई नहीं होता। मैथ में काफी टफ पेपर आता है, तो आप जितना आता है उतना करके आना, ठीक है। मैथ का आपका थोड़ा टफ पेपर आएगा। सबसे आसान किसका आएगा चारों में से? सबसे आसान इको, सबसे इजी पेपर आता है। टेस्ट में भी बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, पेपर में भी अच्छे आ जाते हैं। चलिए अब मुश्किल तो आ गया, उसके अंदर सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा है? मुश्किल को भी छोड़ देते हैं, सबसे ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, टाइम वैल्यू होने। मुश्किल तो कुछ होता नहीं है, पिछली क्लास में बताया था, बट सबसे ज्यादा 15 नंबर का आता है टाइम वैल्यू होने, 15 मार्क्स का। तो ये तो आप लेंगे, चलो आपका पास या फेल इस पे डिसाइड होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 15 मार्क्स, इस पे आप कितनी मेहनत करते हो। और इसका मैं हर चैप्टर का एक टेस्ट लेता हूं, बट इसका मैंने पिछली बार 3 टेस्ट लिए थे। इंपॉर्टेंट इतना है, मैथ की वजह से बच्चे फेल होते हैं फाउंडेशन में, और उसमें इसी चैप्टर की वजह से फेल हो जाते हैं। ये चैप्टर या तो पढ़ा तो समझ में नहीं आया, समझ में थोड़ा बहुत आया तो डाउट नहीं लिए, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों का टॉपिक वीक रहता है बहुत ज्यादा। कई तो बिल्कुल ही छोड़ जाते हैं। 15 मार्क्स कैसे छोड़ सकते हो आप सीए के अंदर? 1-2 नंबर का होता है, वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे 1-1 नंबर से फेल हो जाते हैं। चलो फिर भी मैं बोलता हूँ नॉन मैथ वाले कोई बच्चे हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन खत्म, बहुत हाई लेवल के टॉपिक्स हैं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, 90 नंबर की तैयारी कर दो। पेपर में तो होगा तो 50-60 नहीं। पेपर में कोई मैथ का पेपर कभी होता नहीं आपका 80 से ऊपर एग्जाम के अंदर, तो कोई बात नहीं। बट नॉन मैथ वाले बच्चों के लिए, जिनके पास मैथ था उनको तो वो भी नहीं बोलता मैं, सीए कर रहे हो तो छोड़ना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। स्पेशली ये वाला टॉपिक जो 15 नंबर का आता है, आपका पास या फेल पूरा फ्यूचर इस पर डिसाइड करता है। गलती से भी चैप्टर को छोड़ना मत, आपने पूरा आप आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। इसके ऊपर लेंथी टॉपिक है, फिर आप लास्ट वाले दिन बोलोगे सर पूरा आएगा, ये पूरा ही आएगा, बोला था ना पिछली बार। ये सर पूरा खत्म करा देंगे 3 क्लास में, और फिर 4 एक्सरसाइज बता रहे थे, चारों एक्सरसाइज आएंगी, और फिर आपको लगेगा सर इतने सारे फार्मूले कैसे याद करें, 1-2 एक्सरसाइज दे दो, ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो इसके अभी से नोट्स बनाना, अभी से ही आज से उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। फार्मूले ही है इसमें, एक बार आपको फार्मूले याद हो गए उसको बस अप्लाई करना है। सर जैसे अभी फाउंडेशन के अंदर ही मैथ्स के इंटीग्रेशन वगैरह के हैं, टॉपिक हार्ड है, तो फिर आगे इंटर में नहीं है, आगे इंटर में ना मैथ नहीं कोई, सिर्फ ये आखिरी टाइम है। मैथ से है ही फिर इको भी नहीं है, इंटर में है ही, फिर अकाउंट्स और अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग और सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, मतलब और सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, कोर्स सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। फिर मैथ वगैरह मतलब ये देखो मैथ की बच्चों की बहुत पुरानी कहावत है कि मैथ जब काम नहीं आता तो क्यों पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे आज तक a+b पर काम नहीं आया, जो बेस बोलते हैं मैथ्स का, और भी जो फार्मूले से कभी काम नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो क्यों पढ़ाते हैं? प्लस माइनस काम आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड काम आते हैं, बस उतना ही पढ़ाना चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। पहली बात तो बचपन में किसी को ये नहीं सपने आते कि आपने बड़े होकर बनना क्या है। सब ये मान के चलते हैं कि बच्चों को सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, अपनी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, पॉलिटिक्स का भी, मैथमेटिक्स का भी। बड़े होके मान लो आप रॉकेट साइंटिस्ट बनोगे तो ये सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो 10th क्लास तक नहीं पता होगा कि बच्चा आगे कौन सी स्ट्रीम लेगा, और स्ट्रीम भी ले ली अगर आपने, साइंस कॉमर्स भी ले लिया, तब भी ये नहीं पता होता बड़ा होकर कौन सी जॉब कहाँ पे करेगा और फर्दर स्टडीज कहाँ पे करेगा। तो पहला तो ये है, कई साइंस वाले बच्चे कॉमर्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उस चलो आपने नॉन मेडिकल भी ले लिया तो सिंपल इंजीनियर बन सकते हो और रॉकेट साइंटिस्ट बन सकते हो नॉन मेडिकल लेके, तो तब भी नहीं पता होता कि बच्चा कहाँ पे जाएगा। तो ये फॉर्मूले, उसलिए आपको पढ़ाना जरूरी होता है। एक और भी साथ में ऑब्जेक्टिव है, इससे माइंड भी शार्प रहता है। आपका माइंड की जो कैलकुलेशन है, आप जितना ज्यादा डीप मैथमेटिक्स पढ़ोगे आपका माइंड भी चलेगा तेज, शार्प माइंड चलेगा, ठीक है ना।
तो ये इसलिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो यहाँ तक फाउंडेशन तक भी आपको मैथ इसलिए खींच के लेके जा रहे हैं। काम आगे कहीं नहीं है ना, सीए इंटर में फाइनल में ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में, बट माइंड तो शार्प होता है आपका, इससे आपका प्रोग्रेस होती है, माइंड डेवलप होता है। फर्स्ट ईयर में ही मैथ है। फर्स्ट बीकॉम में फर्स्ट ईयर में मैथ कोई आगे नहीं है, कोर्स सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ये लास्ट लेवल होता है आपका आफ्टर 12th फर्स्ट ईयर, चाहे फाउंडेशन है चाहे बीकॉम है, सीएस कर लो, सीडब्ल्यूए, बीबीए, फर्स्ट ईयर में ही है सब मैथ और इकोनॉमिक्स, आगे नहीं है। तो मतलब अगर बीकॉम के हम फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे तो सिर्फ सीए में जो हमने पढ़ा है वो ही पढ़ के हाँ आराम से हो जाएगा, अकाउंट सारे सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे। फाउंडेशन का जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर से मैच करता है, सीए इंटर का जो पहला ग्रुप है बीकॉम सेकंड ईयर, जो सीए इंटर का सेकंड ग्रुप है वो बीकॉम थर्ड ईयर। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सीए की कोचिंग कर रहे हो तो बीकॉम तो बिल्कुल बच्चों वाला लगेगा, छुट्टी वाला लगेगा आपको, आसान है बहुत, लेवल कहीं नहीं है उसका उसके आगे। अब ये समझो आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, 11th 12th का सिलेबस है, इसके आगे 11th 12th का एक्चुअल जो है क्वेश्चंस वो बहुत इजी है, टॉपिक के नाम जरूर सेम है बट फाउंडेशन के लेवल से आपका है। तो फाउंडेशन वाला बच्चा अगर दोबारा 11th 12th करे कितना आसान हो जाएगा उसके लिए, वैसे ही आपको लगेगा बीकॉम बहुत इजी लगेगा आपको, 11th 12th में लगेगा आपको बीकॉम, ठीक है। तो ये जो चैप्टर आपका टाइम वैल्यू मनी, गलती से भी इसको मत ढीला छोड़ना, जितने भी डाउट्स हैं सर से डाउट लेते रहो, रेगुलर आप होमवर्क करते रहो, एक नोट्स बना लो, एक कॉपी बना लो, जिसमें सारे फार्मूले लिखो, लास्ट में ये काफी सर फार्मूले बहुत सारे हो गए, 15 20 50 से फार्मूले हो गए, 50 तो नहीं होंगे पर 15 20 फार्मूले हो जाएंगे, वो याद कैसे करें। तो नोट्स बनाओ, कॉपी बनाओ, अलग से फार्मूले लिखो, याद करो। क्वेश्चन बहुत समय तो बोलता हूँ क्वेश्चन इतने सारे कर दो कि फार्मूले अपने आप याद हो जाते हैं, उल्टा रास्ता अपनाओ, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिकल पेपर में, तो इतने क्वेश्चन कर डालो उसके, कहीं से इस चैप्टर के क्वेश्चन आप डिफरेंट बुक से कर लो, डाउनलोड कर लो, इंटरनेट से ढूंढ लो, इतना बढ़िया चैप्टर आपका, स्कैनर तो है ही आपके पास, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी मैं नहीं बोलता कभी कि आप ये चैप्टर 4 जगह से करो, बट ये करो, ये आपको जहां से मिलता है, स्कैनर से करो, मॉड्यूल से करो, डाउनलोड करो, इंटरनेट में गूगल सर्च मारो, दबा के करो, और सर से खूब सारे डाउट लो, क्लास में, क्लास के अंदर लो, क्लास के बाद व्हाट्सएप पे डाउट लो, छोड़ना नहीं है सर को, इसमें नंबर नहीं आते बच्चों के टेस्ट में जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना, ठीक है। कल क्या लगा बता दो ना, हार्ड जब टेस्ट होगा, अपनी बात को याद रखना, हार्ड आखिरी तक नहीं लगेगा बट जब टेस्ट होगा तब लगेगा, धीरे धीरे करते करते कैलकुलेशन मिस्टेक होगी टेस्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक भी, लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की मिस्टेक, तो एक बार डाउनलोड तो करना, गूगल सर्च तो मारना, टाइम वैल्यू मनी एमसीक्यू क्वेश्चंस सीए फाउंडेशन, डाउनलोड करो, करो क्वेश्चंस संडे तक आपको। और ये अगर एक दिन के लिए छोड़ दोगे, जैसे बाकी टेस्ट में क्या है कि आप पूरे हफ्ते नहीं भी पढ़े, संडे को पढ़ लिया तो भी पास हो जाते हो, इसमें नहीं होंगे, मैं पहले बता रहा हूं। ये आप अभी से ही, कल की क्लास हुई है, अभी से ही आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कल फिर क्लास होगी, जिस दिन क्लास होती है तैयारी बिल्कुल अपनी अभी से स्टार्ट कर दो, पूरे हफ्ते इसको पढ़ोगे तब जाकर आप मंडे में टेस्ट पास करोगे मैथ के, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये सारी कैलकुलेशन हो गई हमारी। अब इंटरेस्ट जो आप निकालते हो, सर ने स्टार्ट भी कर दिया, टाइम वैल्यू मनी इंटरेस्ट वगैरह उसमें निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 चीज चाहिए होते हैं हमको, अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड, अमाउंट या प्रिंसिपल जो भी है। इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 चीज चाहिए, अमाउंट, रेट, पीरियड। अमाउंट तो यही है, ये रहा अमाउंट वाला वाला, रेट क्वेश्चन में दे रखा है देखो 12%, और पीरियड ये हमने पीरियड निकाल दिया, नंबर ऑफ डेज। तीनों चीज आपके पास है, अमाउंट, ये रहा अमाउंट, रेट क्वेश्चन दिया 12%, ये पीरियड है, इतने दिन का इंटरेस्ट निकालना। तो क्या एक करके निकालना, मतलब पहले 2000 हाँ अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 नंबर ऐसे मिल जाएंगे फ्री में, करो फटाफट से कैलकुलेटर, सब बच्चे कैलकुलेटर उठाओ। 2000 पे 12% 184 डेज का, तो डिवाइड बाय 366 भी करना पड़ेगा, लीप ईयर है, ठीक है। 2000 पे 12% 184 डिवाइड बाय 366 कितने रुपए आता है बताइए? डिवाइडेड बाय 366 120.6 राउंड ऑफ करके बता दो मुझे। 121 रुपए आ रहा है, 120.6 राउंड ऑफ करके 121 रुपए आ रहा है, ठीक है। राउंड ऑफ करके बताओ, पॉइंट मत बताना। चल
5000 पे 12% 123 दिन का, बताइए 5000 पे 12% 123 दिन का कितना होता है? 202 रुपए। 1000 पे 12% 121 दिन का कितना होता है? 40। 4000 पे 12% 27 दिन का 35 मैं पॉइंट मत बोलो। 9000 पे 12% 121 दिन का कैलकुलेशन सब बच्चे किया करो, उससे क्या होता है क्रॉस चेक हो जाता है। अगर एक बच्चे ने करी गलत लिखवा दिया, शुरू में गलती होगी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा सारा, फिर दोबारा से सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। 357 ये बताओ 7000 पे 12% 4 दिन का 7000 पे 12% 4 दिन का 10 रुपए 9 रुपए माइनस में क्यों आएगी? ये है 7000 को 12% माइनस 4 करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस में आता, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं रेट इंटरेस्ट, ये टोटल तो कर लेंगे। रेट इसको बोलते हैं रेट इंटरेस्ट जो माइनस में आता है। दिस इज योर रेट, ये आपका जो है ये रेट इंटरेस्ट है। कैसे है? जब भी ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो ड्यू डेट जो है वो सेटलमेंट डेट से आगे निकल जाती है तो इंटरेस्ट को या तो माइनस में लिखते हैं या उसको अपोजिट साइड यहां पे आप प्लस में लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड रेट इंटरेस्ट। व्हेन द ड्यू डेट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट है फॉल्स बियॉन्ड द सेटलमेंट डेट 31 दिसंबर, द इंटरेस्ट इज रिटन इन रेड। इन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको रेड पेन से लिखते हैं हम, और विद ए नेगेटिव साइन और विद ए पॉजिटिव साइन ऑन द अपोजिट साइड। या तो वहां पे माइनस में लिखो 9 या इधर लिख दो प्लस में 9, एक ही बात है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझ में आ जाएगी आपको। रेट इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गया? ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट जो हमारी है 4 जनवरी, इट फॉल्स बियॉन्ड द सेटलमेंट डेट जो कि 31 दिसंबर है, उससे आगे जा रही है। बियॉन्ड मतलब उससे आगे जा रही है। द डेट ऑन व्हिच अकाउंट करंट इज पेड, द इंटरेस्ट और प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज रिटन इन रेड इंक, देखिए नेगेटिव आइटम लाल पेन से लिखते हैं विद ए नेगेटिव साइन और विद ए पॉजिटिव साइन on the opposite side where the transaction does not appear। opposite side में आप उसको प्लस में भी लिख सकते हो, बात वही है, ठीक है। ये करना मतलब ट्रांजैक्शन ये वाली ट्रांजैक्शन इस साइड में है तो उसको अपोजिट साइड जहां पर ट्रांजैक्शन नहीं है उस साइड अपोजिट साइड पे करना, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अब कैलकुलेशन में करते हैं एक बार बच्चों, यहां पे ध्यान दो। इसका टोटल कितना आ रहा है बताइए? 407। इसका कितना आ रहा है? -9 करके कम है ना, 348 है। तो यहाँ पर हम 407 ही लिखेंगे और यहाँ पे बैलेंस कर देंगे 31 दिसंबर 2020 बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा ना, जस्ट बैलेंस निकाल रहा हूं, इंटरेस्ट का बैलेंस। देखो 50 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा? 59 आ रहा है। कहीं गलती कर दी तो ये दोबारा टोटल करो इसको। 398 आ रहा है ना, यहाँ गलती कर दी आपने। 398 उसमें से भी सब माइनस करो, देखो 50 रुपए आएगा। सही आ गया, एग्जैक्टली 50 रुपए। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बताना रहेगा इसमें।
ये 50 रुपए का बैलेंस आ गया, ये इंटरेस्ट y से x बना रहा है, अपने आप को x बना रहा है। ये 50 रुपए y से लेने हैं या देने हैं, क्योंकि अगर लेने हैं तो अलग एंट्री होती है, स्टार्टिंग कराया था मैंने, इंटरेस्ट की 2 एंट्री, लेना है तो अलग, देना है तो अलग। तो ये कैसे पता लगेगा कि 50 रुपए का जो बैलेंस निकाला आपने वो लेना है कि देना है, चेक करते हैं। ये सारे पैसे बीडी से, ये पैसा y से लेना है कि देना है, इधर वाला ये 2 बीडी सेल क्या है, ये पैसा उससे लेना है कि देना है, लेना है, डेबिट रिसीवर लेना है, और ये पैसा देना है, परचेज किया, ये पैसा उसको देना है, ठीक है। तो जो अगर ये पैसे लेने हैं डेबिट वाले तो इसका इंटरेस्ट भी लेना है, और अगर ये पैसे देने हैं तो इसका इंटरेस्ट भी देना है। तो लेने वाला इंटरेस्ट ज्यादा है, देने वाला इंटरेस्ट कम है, लेने वाला इंटरेस्ट आपका 398 है, देने वाला इंटरेस्ट 348 है, तो ये बैलेंस आएगा लेना, और इंटरेस्ट लेना है। दोबारा बता दूंगा प्रवेश को, परेशान मत हो सर। वो कैश वाला वो तो हमने पे करा है। 1 मिनट वेट करो, वेट करो। y टू इंटरेस्ट, अगर पैसे लेने हैं, इंटरेस्ट लेना है तो एंट्री होती है y टू इंटरेस्ट, तो मैंने 50 रुपए की एंट्री करी है y टू इंटरेस्ट। अगर देना होता तो मैं यहां पे कर देता इसकी एंट्री y इंटरेस्ट, 50 रुपए इंटरेस्ट टू y। तो ये समझना पड़ेगा आपने, y से अगर इंटरेस्ट लेना है तो उसकी एंट्री होगी y टू इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट उसको देना है तो एंट्री होगी इंटरेस्ट टू y, तो y इंटरेस्ट यहां पर आएगा। अभी ऐसा नहीं है, दोबारा से समझो, इसमें भी डाउट लेते हैं। ये सारे पैसे आपने लेने हैं, आपका डाउट था 2 कैश में दिया है, इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे, जैसे राम को आपने पैसे दिए, कुछ सेल वेल नहीं किया हमारा, सिंपल आपने राम को पैसा दिया, राम टू कैश, तो देने के बाद ये पैसा ड्यू तो हो गया, उसे लेना तो है, मान लो लोन ही दिया, वैसे समझ लो इसको। इसमें से लिख रखा है कि वापस लेना। अरे लिखो, इसको छोड़ दो, एक सिंपल एक एंट्री की बात करो, सिर्फ इस एंट्री की बात करो, राम टू कैश 1000 रुपए या वाई टू कैश 1000 रुपए, इससे क्या हुआ, पैसा जा रहा है, अगर वापस नहीं ले रहे हो तो राम को डेबिट क्यों करते हो? सर ये कैसे पता लगेगा, मतलब इतने सारे क्वेश्चन करेंगे फिर अचानक अब जैसे इसका क्वेश्चन करेंगे इसमें साफ-साफ दे रखा है कैश पेड टू मिस्टर वाई, ठीक है, तो उसकी चलो जनरल एंट्री से वो तो हो जाएगा, लेकिन ये कैसे पता लगेगा? अब आपको ये समझना है कि डेबिट में जो पैसा होता है वो सारा एक तरह से आपने लेना ही होता है, रिसीट होती है, या तो लेना होता है, या आप ये समझ लो कि पिछला कोई लायबिलिटी होगी उसकी पेमेंट हो रही होगी, तो आप ये समझ ऐसे समझ लो कि वाई को पीछे कोई लायबिलिटी कुछ परचेज किया होगा, जैसे ये परचेज किया होगा वाई से, इसका पैसा दिया है तो भी ठीक है। तो ये सारे पैसे या तो लेने हैं या पुरानी कोई लायबिलिटी कोई पैसा देना होगा उसकी पेमेंट होती है। टू कैश दो ही तरीके से हो सकता है, समझो आप इसको प्रैक्टिकली समझो। राम टू कैश, मानो राम है, राम टू कैश दो ही केस हो सकता है, या तो राम को आप लोन दे रहे हो जो उससे बाद में लोगे पैसे वापस, या फिर राम से आपने कोई गुड्स खरीदे होंगे उधार, उसकी पेमेंट कर दे। तीसरा केस तो बनता ही नहीं है। राम टू कैश एंट्री की दो ही हो सकती है, या तो आपने लोन दे रहे हो उसको जो लोगे इससे पैसे बाद में, या आपने पहले गुड्स खरीदे होंगे राम से, परचेज टू राम, जिस उधार की पेमेंट कर रहे हो, तो दोनों ठीक है। तो ये पैसे या तो आपने लेने होते सारे, डेबिट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मोटा मोटा देखना है, एक एक एंट्री को ही देखना, उससे नहीं फर्क पड़ता। लेफ्ट साइड में लगभग सारे पैसे आपने लेने हैं या पिछला कोई पेमेंट करी होगी, तो इसका इंटरेस्ट भी लेना है। राइट साइड वाले सारे पैसे आपको देने हैं या पिछले कोई पैसे आए होंगे, दोनों लेके चल रहा हूं। इधर वाले पैसे याद रखो, ये पैसे आपने देने हैं और ये दिया देना नहीं है, बट पिछला कोई पैसा आया होगा उस फॉर्म में, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट लेना है, ज्यादा है 398, देने वाला इंटरेस्ट कम है। पैसे लेने हैं तो इंटरेस्ट भी लेना है, पैसे देने हैं तो इंटरेस्ट भी देना है। लेने वाला इंटरेस्ट ज्यादा है 398, देने वाला इंटरेस्ट कम है 348, तो 50 का जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस आपने इंटरेस्ट लेना है। लेना है तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, y टू इंटरेस्ट 50 रुपए, तो ये 50 की एंट्री मैंने डेबिट साइड पे डाली है, y टू इंटरेस्ट 50 रुपए। अगर उल्टा होता तो मैं यहां पे डाल देता y इंटरेस्ट। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, ये करने के बाद 50 रुपए डालने के बाद अमाउंट का हम टोटल करेंगे 9 7 16000। 16000 में से जब ये आप सारा माइनस कर दोगे इंक्लूडिंग दिस 50, तो आंसर आएगा 3950। देख लो इसका आंसर क्या है। इसमें दो आंसर है, पहले तो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बोल रखा है 50, डेबिट क्यों बोला, देखो आप डेबिट साइड का इंटरेस्ट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट कम है, तो 50 का जो बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस है,
जो आपने कर दिया। उसके बाद एक आंसर दे रखा है y का बैलेंस है 3950 क्रेडिट। क्रेडिट क्यों बोला? क्योंकि क्रेडिट अमाउंट जो है क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है 16000, बोर्ड पे ध्यान दो। क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है 16000 और डेबिट साइड का अमाउंट टोटल करोगे कम है। तो ये जो बैलेंस आया 3950 दिस इज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है अमाउंट की। क्रेडिट बैलेंस है 3950, ठीक है। इसमें अगर एग्जामिनर चेंज करता है तो एक छोटा सा चेंज कर सकता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन अलग नहीं बन सकते। एक क्वेश्चन अगर तीनों मेथड से कर दो मतलब चैप्टर आपका हो गया। छोटा सा चेंज लास्ट में क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कि लास्ट में 31 दिसंबर को सेटल कर दिया, फाइनल पेमेंट हो गई। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ो, लास्ट लाइन क्या लिख रखा है? एग्री टू सेटल देयर। सेकंड क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या बोल रखा है? दे एग्री टू सेटल देयर अकाउंट बाय वन सिंगल पेमेंट ऑन 15 मार्च। तो अगर आखिरी डेट पर वर्ड ये लिखा हुआ है सेटल हो गया, पेमेंट हो गई, तो बस बैलेंस सीडी की जगह आप क्या कर दोगे? टू बैंक, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। लास्ट में 31 दिसंबर को खाली आप अकाउंट बना रहे हो तो बैलेंस सीडी कर दो, भाई ये पैसा भी आपने उसको देना है, बैलेंस सीडी। अगर वर्ड है सेटल्ड क्या कर देंगे? टू बैंक, और कोई फर्क नहीं है। तो ये आपको दो काम करने हैं, एक तो इसकी नोटिंग करनी है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन इसी मेथड से अपने आप करना है, उसका आंसर निकालो जल्दी से क्लास पर करिए। इसको पूरा नोट करो और सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से जैसे मैंने कराया इसके आंसर निकाल दो, इसी तरीके से करना है क्लास के अंदर ही। एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट और लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान दो बच्चों, नोटिंग बंद करो। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, एक पॉइंट है इसमें, इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस। लास्ट में क्या लिखा हुआ है लास्ट में? इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस। तो 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड लेते हो आप बीआरबीपी में, वो भी छोड़ देना। साथ साथ लिखा हुआ है इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं लेना आपने। साथ बीएसएल कौन सा लेंगे? 1 से फिर 2004 नहीं, वो तो स्टार्टिंग हो, तो वो बैलेंस बीडी की डेट है। लास्ट डेट जो है वो है 15 मार्च 2004। उसमें तो सिंगल पेमेंट। हाँ वही है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मेकअप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स वाई को दे रहा है 31 दिसंबर को, तो ये लास्ट डेट पे होता है, आखिरी डेट पे होता है, ये बीच की कोई डेट नहीं होती है। जब एवरेज डेट चैप्टर में हम फर्स्ट डेट ले लेते थे, बेस डेट, ये वो डेट नहीं है, बेस डेट नहीं है, ये फर्स्ट कोई भी ले सकते हो या फर्स्ट डेट ले लेते हैं, वो चक्कर नहीं है यहाँ पे पूरे 6 महीने साल की ट्रांजेक्शन हुई है, उसके बाद आगे की कोई डेट दी होती है आपको, आखिरी डेट नहीं होती यहाँ पे, दी होती है सर। 31 दिसंबर को बन रहा है और ये 15 मार्च को बन रहा है, यहाँ अपनी मर्जी से डेट नहीं ले सकते आप, किस दिन बना रहे हैं वो क्या होता है, 15 मार्च लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 2, आज आपका यही क्लास वर्क है, होमवर्क कुछ नहीं है, इसका आंसर मुझे निकाल दो, उसके बाद ब्रेक होगा आपका, सब बच्चे ने चेक कराना है। 3 बजे तक 10 मिनट का काम है सिर्फ, 10 मिनट्स का, 15 मिनट लगा लो, 5 मिनट नोट करने के भी लगा लो। अब आप बीच में बातें करते करते काम करोगे फिर तो 1 घंटा भी लग जाएगा, ठीक है, 10 मिनट्स का ही काम है।